चल, तो कल हमने सिलेबस पे चर्चा की थी, है ना। सिलेबस में हिंदी भाषा जो है या कोई भी सब्जेक्ट जो है, इसके सिलेबस को एकदम क्लियर मेंशन अभी तक किया ही नहीं है। ठीक है, अभी सिलेबस दिया ही कहाँ है, जो नई वाली वैकेंसी आई है उसका। लेकिन पुरानी वैकेंसी और जो सीजीपीएससी ने वैकेंसी निकाली थी बीच में, आपको पता होगा 500 पद निकाले थे, उसकी वैकेंसी को ध्यान में रख करके या उसके सिलेबस को ध्यान में रख करके हम आगे चलेंगे, क्योंकि सिलेबस ज्यादा से ज्यादा 19-20 का फर्क रहना है। ठीक है, तो जो बेसिक सब्जेक्ट है, जो 2016 का जो हॉस्टल वार्डन एग्जाम हुआ था, प्लस ये जो अभी सीजीपीएससी ने जारी किया था, इन दोनों को ध्यान में रख करके हम उस सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला टॉपिक जो आपके भाषा में आपको पढ़ना होता है वो है भाषा बोध। भाषा बोध, भाषा बोध वाला टॉपिक जो है, ये आपके सिलेबस में डायरेक्ट नहीं लिखा होता, लेकिन यहां से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जैसे आपने वो देखा होगा कि इनमें से हिंदी का विकास क्रम का कौन सा सही है ना, जिसमें पाली, प्राकृत, अपभ्रंश ऐसे शब्द सुने होंगे आपने, है ना। तो ये सारे शब्द जो हैं वो आपको देखने को मिलेगा इस टॉपिक के अंतर्गत। अगर क्लियरली देखा जाए तो भाषा बोध में हम पढ़ते क्या है सर, तो भाषा बोध के अंतर्गत जो पहला टॉपिक हम पढ़ते हैं वो है भाषा की परिभाषा। भाषा क्या है, भाषा किस धातु से जन्मी है, यानी किस धातु से इसका विकास हुआ है। इसके अलावा भाषा में कौन कौन से गुण होते हैं, भाषा के कितने प्रकार होते हैं, ये हम देखेंगे। इसके बाद एक टॉपिक हम देखेंगे हिंदी भाषा का विकास क्रम। हिंदी का विकास क्रम। और इसके बाद एक टॉपिक आएगा आपका भाषा के संबंध में संवैधानिक प्रावधान। संवैधानिक प्रावधान, इसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजंस किए गए हैं लैंग्वेज के लिए, भाषाओं के लिए कौन कौन से प्रावधान मिलते हैं। ठीक, चलिए, तो सबसे पहला टॉपिक भाषा की परिभाषा। भाषा क्या है, भाषा क्या है। अगर आप भाषा की परिभाषा देखें तो मेरे ख्याल से सब इस राय से सहमत होंगे कि भाषा की परिभाषा वही होती है जो आप जानते हैं। क्या जानते हैं कि भाषा संवाद का या भावाभिव्यक्ति का एक माध्यम है कि नहीं। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों को अभिव्यक्त करता है, इसी को आप क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। भाषा जो शब्द है इसका विकास होता है संस्कृत के भाष धातु से, जिसका अर्थ होता है बोलना। जिसका अर्थ क्या होता है, बोलना। ये क्वेश्चन आता है कि भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है, तो किस धातु से, भाष धातु से मानी जाती है। और भाषा की जो सबसे पहली परिभाषा है, जहां पर हम ये बात कर रहे हैं ना कि भाषा वह माध्यम है जिससे भावों को अभिव्यक्त किया जाता है, ये परिभाषा यदि कहीं पर सबसे पहले दी गई है तो वो दी गई है आचार्य पतंजलि की पुस्तक महाभाष्य में। नाम सुना है आपने, आचार्य पतंजलि का नाम तो सुना ही होगा, योग सूत्र है कि नहीं, पतंजलि पीठ आपने सुना होगा, है ना, रामदेव बाबा उसके संचालक है ना। ये जो पतंजलि हैं, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या था, महाभाष्य। इस महाभाष्य में पहली बार भाषा को परिभाषित किया गया था, और भाषा को परिभाषित करते हुए पतंजलि ने उसमें लिखा है भाषम व्यक्तायाम वाची वाची भावम मनेन उपजन्ते। भावम मनेन
उपजयन्ते, बहुत आसान सी संस्कृत है ना। तो भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है जो मन में उपजने वाले भावों को अभिव्यक्त करती है, यही कह रही है बात, ये बात यही कही जा रही है ना यहाँ पे, है ना, कि भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है जो मन में उपजने वाले, है ना, मन में उपजने वाले भावों को अभिव्यक्त करती है। तो ये परिभाषा अगर कहीं पर सबसे पहले दी गई है तो वो कहां दी गई है, आचार्य पतंजलि के महाभाष्य में। पूरी दुनिया में व्याकरण की दो बड़ी प्रसिद्ध किताबें हैं। एक किताब का नाम है, आपने सुना होगा, अष्टाध्यायी, सुना है आपने, अष्टाध्यायी किसने लिखी थी, आचार्य पाणिनि ने। आचार्य पाणिनि ने अष्टाध्यायी नाम की एक ग्रंथ लिखी है। ये अष्टाध्यायी पूरे विश्व में, भारत की हो रही है, पूरे विश्व में व्याकरण की पहली किताब थी। यानी अगर किसी भाषा का सबसे पहले ग्रामर लिखा गया है तो वो किस भाषा का है, संस्कृत का है। और वो जो किताब लिखी गई आचार्य पाणिनि के द्वारा, अष्टाध्यायी, इस अष्टाध्यायी पर टीका लिखने का काम किया था आचार्य पतंजलि ने। टीका मतलब सर कमेंट्री, एक तरीके से बोल सकते हैं, कमेंट्री लिखने का काम किसने किया है, आचार्य पतंजलि ने। और इसी महाभाष्य में, है ना, ये जो कमेंट्री लिखी उस किताब को नाम क्या दिया इन्होंने, महाभाष्य। और इसी महाभाष्य में उन्होंने सबसे पहली बार परिभाषित किया था भाषा को। और भाषा को परिभाषित करते हुए आचार्य पतंजलि ने लिखा है, भाषा व्यक्तायाम वाची भावम मनेन उपजयन्ते, अर्थात भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है जो मन में उत्पन्न होने वाले या मन में उपजने वाले भावों को अभिव्यक्त करती है। परिभाषा क्लियर है, ठीक है। तो यहां से क्या इंपॉर्टेंट है सर, एक तो इन साहित्यों के नाम, इन पुस्तकों के नाम आप याद रखिए, है ना, इसके रचनाकार के साथ। महाभाष्य किसने लिखा, पतंजलि ने लिखा। अष्टाध्यायी किसने लिखा, पाणिनि ने लिखा, ये सबसे पहले याद होना चाहिए। दूसरी चीज, संस्कृत के किस धातु से भाषा शब्द की व्युत्पत्ति मानी जाती है, तो धातु कौन सी है, भाष धातु, ध्यान रखना, षटकोण के श में हलंत लगा हुआ है, ठीक है। सर स्क्रीन छोटा दिख रहा है, अब ठीक है। मीना सर हिंदी का नोट्स प्रोवाइड करेंगे ना आपको, पूरे पीडीएफ मिलेंगे सरिता, यहाँ पे जो भी पढ़ा रहा हूँ ना सबके प्रॉपर आपको पीडीएफ उपलब्ध कराए जाएंगे, है ना। हाँ चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यह तो हो गई भाषा की परिभाषा। अब आते हैं हम भाषा के गुणों पर, यानी भाषा में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, भाषा के गुण। और यहाँ पर जो भी गुण बताऊंगा वो ऐसा नहीं है कि केवल हिंदी के संबंध में होगा, नहीं, दुनिया की जितनी भाषाएं हैं सब में ये गुण पाए जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो भाषा का जो पहला गुण है, भाषा में कौन कौन से गुण होते हैं, तो पहला गुण जो होता है, ये भाषा, कोई भी भाषा हो वो कैसी होगी, परिवर्तनशील होगी। भाषा कैसी होती है, परिवर्तनशील होती है। क्या मतलब है सर, देखिए, दुनिया की कोई भी भाषा हो कभी भी स्थायी रूप में नहीं रह सकती है, कोई भी भाषा हो वो कभी स्थायी नहीं होगी। यानी वो कैसी होगी, परिवर्तित होती रहेगी, बदलते रहेगी, बदलते रहेगी। और कबीरदास भी तो कहते हैं ना, कोस कोस में पानी बदले, चार कोस में बानी। यानी हर कोस में जाने के बाद भाषा, सॉरी, पानी का स्वाद बदल जाता है, और चार कोस जब आप जाओगे तो वहां पर भाषा को बोलने का तरीका बदल जाता है, कुछ नए नए शब्द उसमें ऐड हो जाते हैं। तो ये क्या, अब ये जो परिवर्तनशीलता है, इस पीछे तीन प्रमुख, हालांकि
माना जाता है। कारण है परिवर्तनशीलता का जो पहला कारण वो है भाषा पर क्षेत्रीयता का प्रभाव। किसका प्रभाव? क्षेत्र का प्रभाव। दुनिया की कोई भी भाषा हो वो क्षेत्रीयता से प्रभावित होगी। क्या मतलब हो सर क्षेत्र? जितनी भाषाएं होती है वो अपने क्षेत्र की बोलियों से निरंतर प्रभावित होती रहती हैं, होती हैं। जैसे आपने एक उदाहरण, आप तैयारी कर रहे हैं तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगा, है ना। ये जानते होंगे कि छत्तीसगढ़ी के बारे में ये कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ी जो है इसके अलग अलग स्वरूप हमको दिखाई पड़ते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ी का एक स्वरूप जो हमको पूर्वी छत्तीसगढ़ में दिखाई पड़ता है, इसको बोला जाता है क्या? लरिया। और पश्चिमी भाग में एक छत्तीसगढ़ी का स्वरूप दिखता है जिसको आप क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सर खलटाही। है ये छत्तीसगढ़ी है ये छत्तीसगढ़ी, लेकिन छत्तीसगढ़ी के स्वरूप में परिवर्तन हो गया। क्यों? जानने वाली बात है। देखिए, छत्तीसगढ़ की सीमा यदि आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ की सीमा पूर्वी भाग में उड़ीसा से लगती है। जानते हैं ना, पूर्वी भाग कहां से मिलता है? पूर्वी सीमा ओडिशा से। ओडिशा और छत्तीसगढ़ की जो भाषा है इनका संक्रमण होता है लगभग यहां पर, इस भाग में संक्रमण दिखता है हमको, महासमुंद और रायगढ़ वाला हिस्सा, है ना। इस भाग में इधर बोली जा रही है कौन सी भाषा? कौन सी भाषा? छत्तीसगढ़ी। इधर बोली जा रही है भाषा कौन सी? उड़िया। इन दोनों का यहाँ पर संक्रमण होता है, यानी छत्तीसगढ़ी का भी प्रभाव दिखेगा और उड़िया का भी प्रभाव दिखता है। और छत्तीसगढ़ी उड़िया के मिश्रण से एक नई भाषा विकसित हो जाती है जिसको आप क्या नाम देते हैं? लरिया भाषा। है ये बेसिकली छत्तीसगढ़ी ही, है ये बेसिकली छत्तीसगढ़ी ही, लेकिन इसमें शब्दों में, इसको बोलने के तरीके में हमको भिन्नता दिखाई पड़ती है। ठीक वैसे ही इस वाले भाग को आप देखेंगे तो ये क्षेत्र हमको पता है किस राज्य से मिलता है? महाराष्ट्र से। यहां पर बोली जाती है भाषा कौन सी? मराठी। अब मराठी यहां बोली जा रही है और यहां पर बोली जा रही है कौन सी भाषा? छत्तीसगढ़ी भाषा। इन दोनों का मिश्रण होता है यहाँ पर, और इस मिश्रण के फलस्वरूप जो भाषा विकसित होती है उसको आप क्या बोलते हैं? खलटाही भाषा। तो अनुसार भाषा क्या हो रही है? बदल रही है सर, और क्षेत्रीयता का प्रभाव पड़ रहा है, इसीलिए भाषा क्षेत्रीयता के कारण क्या हो गई? परिवर्तनशील हो गई है। एक तो ये प्रभाव देखने को मिलता है। दूसरा आप देखेंगे शब्दों में क्षेत्रीयता का प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे सर हमारे यहाँ अगर मध्य छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं तो यहाँ पर हम शब्द बोलते हैं जैसे आबो, जाबो, खाबो, इस तरीके से बोला जाता है। आप इन्हीं शब्दों को बलौदा बाजार वाले रीजन में चले जाओ, जो कसडोल वाला इलाका है वहां पर आप चले जाओ, आहा, जहां, कहां हो जाता है, बदल जाता है स्वरूप। आप सरगुजा वाले हिस्से में जाओ, आइल गईल खैल चालू हो जाएगा। क्यों होता है सर? अब वहां पर बोलने का तरीका है, भाषा वो भी छत्तीसगढ़ी, लेकिन उस छत्तीसगढ़ी को बोलने का तरीका बदल जाता है, और ये प्रभाव किसके कारण दिखता है? क्षेत्रीयता के कारण। क्लियर है? एक शब्द को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूपों में बोलना, ये भी भाषा पर क्षेत्रीयता का प्रभाव है। जैसे सर, जैसे आप भी हिंदी बोलते हैं, कलकत्ता वाले भी हिंदी बोलते हैं, दिल्ली वाले भी हिंदी बोल रहे हैं, गुजरात वाले भी हिंदी बोल रहे हैं, लेकिन क्या आपकी हिंदी ठीक वैसी ही है जैसी उनकी है? कलकत्ता वाले जैसी बोलते हैं आप हिंदी? नहीं बोलते सर, वो अलग हिंदी बोलते हैं, उनके बोलने का तरीका अलग होता है। कुछ बांग्ला के शब्द उसमें अतिरिक्त रूप से निवेशित हो जाते हैं। वैसे ही आप जाओगे बिहार के तरफ तो वहां पर उनके बोलने का तरीका अलग है, कुछ नए शब्द हिंदी में वो ऐड कर देते हैं।
पंजाब जाओगे तो वहां अलग तरीका, नए शब्द वो ऐड कर देते हैं, होता है ये। जैसे हम सड़क को सड़क बोलते हैं, रोड है ना जिसमें हम आते जाते हैं, वो हमारे लिए सड़क है। और पंजाब और दिल्ली वाले हिस्से में चले जाओ, वो सड़क नहीं है, वो सड़क है। वस्तु तो वही है ना, वस्तु तो वही है, जिसपे हम चलते हैं वो हमारी सड़क है, उनके लिए वही वस्तु क्या है, सड़क है। हम जो खाते हैं वो रोटी है, उनके लिए रोटी है, आधा टा अतिरिक्त रूप से जुड़ गया है कि नहीं। तो ये क्या है, ये क्षेत्रीयता का प्रभाव है भाषा पर। तो भाषा अलग अलग रूपों में अलग अलग तरीकों से बोली जाती है, ये है भाषा पर प्रभाव किसका, क्षेत्रीयता का। तो एक ही भाषा अलग अलग क्षेत्रों में जब अलग अलग रूपों में बोली जा रही है, तो क्या भाषा का स्वरूप स्थायी हुआ, नहीं सर, वो कैसी हो गई, परिवर्तनशील हो गई। तो ये परिवर्तनशीलता का पहला कारण। क्लियर है बात, ठीक। दूसरा गुण, दूसरा गुण है ना, या दूसरा ऐसा बोला जाए कि परिवर्तनशीलता का दूसरा कारण, दूसरा कारण ये होता है कि कोई भी भाषा हो उस पर प्रभाव पड़ता है किसका, समय का। वो समय के कारण प्रभावित होती है, दुनिया की कोई भी भाषा हो उस पर समय का प्रभाव पड़ता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप जो आज हिंदी बोल रहे हैं, क्या हिंदी का स्वरूप 400-500 साल यही था? क्या 400-500 साल पहले की हिंदी ठीक वैसे ही थी, वैसे ही थी? नहीं थी सर, अलग थी। रुक गया है वीडियो, देख रहा हूं मैं। पूजा, जयप्रकाश, वीडियो अटक रहा है क्या? मीना, वीडियो अटक रहा है क्या? नहीं अटक रहा है ना? जिनका अटक रहा है ना, उनका देखो या तो नेटवर्क का इश्यू होगा, ठीक है, या तो फिर डेटा पैक खत्म हो गया होगा। देखो एक बार चेक करो, ठीक है, या तो डेटा पैक का दिक्कत है या फिर नेटवर्क का इश्यू होगा, चेक कीजिए उसको, ठीक है। चलो, तो भाषा पर किसका प्रभाव पड़ता है, समय का। 400-500 साल पहले की हिंदी आज के हिंदी जैसी नहीं रही होगी, सीधी सी बात है, स्वाभाविक सी बात है ना। क्योंकि आज हम ऐसे बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो उस समय हिंदी में नहीं रही होगी। क्रिकेट शब्द हो गया, आलू शब्द हो गया, तंबाकू शब्द हो गया, गोभी शब्द हो गया, उस समय नहीं था। ये सब विदेशी भाषाओं से हमारे यहाँ आए हुए हैं, है कि नहीं। तो उस समय की हिंदी वैसी नहीं रही होगी जैसी आज है। तो यह है भाषा पर किसका प्रभाव, समय का प्रभाव, ठीक है। इसके पीछे एक कारण और भी है। यदि हम भाषा पर समय का प्रभाव देखते हैं ना, तो एक चीज हमको बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए कि भाषा जो है वो हमेशा कठिन से सरल होती जाती है। भाषा हमेशा कठिन से सरल होती जाती है, और ये जो सरलता है ना, ये उच्चारण के आधार पर होता है। और हमारी मानवीय प्रवृत्ति ये कहती है कि हम कठिन शब्दों का उच्चारण करें ही मत, हम उस कठिन शब्द को अपने तरीके से सरल करके उच्चारित करें। होता है ये, है कि नहीं। हम कठिन शब्दों को क्या कर देते हैं, अपने हिसाब से सरल कर देते हैं। अब इतिहास में जाओगे तो हिंदी का इतिहास तो संस्कृत से जुड़ा है, और संस्कृत में बहुत सारे ऐसे शब्द थे जो कि बोलने में थोड़े से कठिन थे। जैसे सर, जैसे क्षीरा या क्षीर बोलना कठिन हुआ करता था, हमने इसको सरल करके खीर बना दिया। सरल करके क्या बना दिया, खीर बना दिया। हमारे लिए क्षीरक शब्द बोलना कठिन था, हमने इसको बदल करके खीरा कर दिया। हमारे लिए करपट शब्द बोलना कठिन था, हमने इसको बदल करके कपड़ा बना दिया, कपड़ा बना दिया। हमारे लिए जैसे कपर्दिका बोलना कठिन था, कपर्दिका, हमने इसको क्या बना दिया, कौड़ी शब्द बना दिया। काम का जना काज का,
बोलते हैं ना, ठीक है। तो कौड़ी शब्द जो है ये कपर्दिका से आया है। वैसे ही जैसे हमारे यहाँ या संस्कृत में बलिवर्द शब्द बोलना कठिन था, हमने इसको बैल शब्द बना दिया। महिष बोलना कठिन था, हमने इसको भैंस शब्द बना दिया। क्यों ऐसा कर रहे हैं सर? क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि आप सबको पता है कि हमारे लिए ये उच्चारित करना ज्यादा आसान है बनिस्बत इसके, ये कठिन है उच्चारण में, है कि नहीं? तो भाषा को सरल बनाना या भाषा का सरल होता जाना भी अपने आप में भाषा समय के प्रभाव को, ठीक है। तो भाषा क्या होती जाती है? धीरे धीरे सरल होती जाती है, ठीक है। हाँ, बहुत कट रहा है सर आवाज। बाकी लोग को भी दिक्कत हो रही है क्या? रानू, मोनी? नहीं कट रही है? जिनके जिनको जिनको डिस्टर्ब हो रहा है ना आवाज में, रिजॉइन करके देखो एक बार, ठीक है। चलिए, तो भाषा पर किसका प्रभाव पड़ता है? समय का भी प्रभाव पड़ता है। तीसरा कारण जो भाषा की परिवर्तनशीलता का मुख्य कारण माना जाता है, यह है सांस्कृतिक संक्रमण। कारण क्या है? सांस्कृतिक संक्रमण। क्या मतलब होता है सर सांस्कृतिक संक्रमण का? सांस्कृतिक संक्रमण का सीधा सा मतलब होता है दो संस्कृतियों का आपस में मेल होना। जब भी दो संस्कृतियां आपस में मिलती हैं, जैसे मैं ये लेता हूं संस्कृति क्रमांक 1 और इसको बोलता हूं मैं संस्कृति क्रमांक 2, ये दो संस्कृतियां आपस में मिल रही हैं। जब भी दो संस्कृतियां आपस में मिलती हैं, हमेशा ऐसा होता है कि कुछ तत्व संस्कृति एक के किसमें चले जाते हैं? संस्कृति 2 में। और कुछ तत्व जो कि संस्कृति 2 के होते हैं वो निकल करके कहाँ आ जाते हैं? संस्कृति 1 में। इसको आप अपने छत्तीसगढ़ की संस्कृति से भी जोड़ करके देख सकते हैं। जैसे हमारा जो कल्चर है या हमारी जो संस्कृति वो मूलतः यदि देखा जाए तो ये आदिम संस्कृति है कि नहीं? आदिम संस्कृति के लोग हैं हम लोग। हमारी संस्कृति का बहुत सारे संस्कृतियों से मेल हुआ है और मेल होने के बाद धीरे 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 करके यहाँ की जो मूल परंपराएं रही है, मूल संस्कृतियां रही हैं, वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है? खत्म होती जा रही है कि नहीं? ये क्यों हो पा रहा है सर? ये क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ है सर क्योंकि हमारी संस्कृति जो आदिम संस्कृति है, इसका मेल किससे हो रहा है? दूसरी संस्कृति से। और इस संस्कृति के तत्व निकल करके कहाँ शामिल होते जा रहे हैं? हमारी संस्कृति में। ये होता जा रहा है। जब भी दो संस्कृतियां आपस में मिलती हैं तो कुछ चीजों का लेन देन हमेशा होता है, कुछ चीजों का लेन देन हमेशा होगा। किन चीजों का लेन देन होता है सर जब दो संस्कृतियां मिलती हैं? तो मैं लिखता हूं यहाँ संस्कृति 1, यहाँ संस्कृति 2। जब भी दो संस्कृतियां आपस में मिलती हैं, तीन चीजों का लेन देन हमेशा होता है। पहली चीज जिसका लेन देन होता है वो है रीति रिवाजों का लेन देन, रीति रिवाजों का लेन देन। दूसरी चीज जिसका लेन देन होता है वो होता है साहित्यों का लेन देन। और तीसरा चीज जिसका लेन देन होता है वो है भाषा या शब्दों का लेन देन। ये तीन चीजें हमेशा एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति तक जाती हैं जब भी सांस्कृतिक संक्रमण की अवस्था होती है। जब भी दो कल्चर आपस में मिलेंगे, इन तीन चीजों का लेन देन होता है। और ऐसा नहीं है कि ये प्रवाह केवल एक दिशीय होगा, यानी एक संस्कृति से केवल दूसरी संस्कृति नहीं, दूसरी संस्कृति से भी चीजें निकल करके कहाँ शामिल होती हैं? पहली संस्कृति में आती हैं। और ये अनिवार्य चीज है। रीति रिवाजों का कैसे लेन देन होता है सर? जैसे अभी मैंने आपसे बात की कि हमारे यहाँ की बहुत सारी परंपराएं समय के साथ या
दूसरी संस्कृतियों से मेल के कारण धीरे धीरे क्या होती जा रही है, खत्म होती जा रही है, और उनका स्थान दूसरी संस्कृतियों के तत्व ले रहे हैं। जैसे आप अभी नवरात्र अभी चल रहा है तो आप देखे होंगे, है ना, हमारे यहाँ की मूल संस्कृति में गरबा है क्या? है क्या छत्तीसगढ़ की संस्कृति में गरबा? नहीं है सर। लेकिन आज देख लो, रायपुर में दसों जगह पे गरबा का आयोजन होता है। क्यों संभव हो पाया सर? सांस्कृतिक संक्रमण के कारण। हमारा संक्रमण हुआ ना उनके संस्कृति के साथ, और उस संक्रमण के कारण उस संस्कृति के तत्व निकल कर कहाँ आ गए हैं? हमारी संस्कृति में आ गए हैं। ठीक है। दूसरी चीज, साहित्यों का लेन देन कैसे होता है सर? साहित्यों का लेन देन आप देखेंगे, साहित्यों का लेन देन होता है अनुवाद के माध्यम से। साहित्यों का लेन देन किस माध्यम से होगा? अनुवाद के माध्यम से। कैसे अनुवाद के माध्यम से सर? देखो, दो कल्चर जब मिलते हैं ना, तो वहां पर साहित्य जो है, एक भाषा के साहित्य जो है वो दूसरी भाषा में ट्रांसलेट किए जाते हैं। होता है। आपने इतिहास पढ़ा होगा, इतिहास में आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ के बहुत सारे साहित्य हैं संस्कृत के, जो कि अनुवाद किए गए हैं अंग्रेजों के द्वारा अपनी भाषा में, यानी अंग्रेजी में अनुवाद किए गए हैं। इसी क्रम में सबसे पहला नाम आता है अभिज्ञान शाकुंतलम का। नाम सुने आप? नाम सुने? किसने लिखी थी? किसकी रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम? कालिदास की रचना है ना। कालिदास ने लिखा है अभिज्ञान शाकुंतलम। अंग्रेजों द्वारा अंग्रेजी में ट्रांसलेट की जाने वाली, अनुवाद की जाने वाली सबसे पहली भारतीय किताब यदि कोई है तो वो कौन सी? अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है। विलियम जोन्स वगैरह का नाम सुना होगा आपने, विलियम जोन्स, विल्किंसन, ये ऐसे नाम आते हैं जो कि उस समय अंग्रेजों के जमाने में बड़े फेमस थे अनुवाद करने के लिए संस्कृत के साहित्यों को। तो अभिज्ञान शाकुंतलम पहली किताब बनी थी जिसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया था, अनुवाद किया गया था। बाद में महाभारत को भी अनुवाद किया गया। महाभारत का अनुवाद किया था विल्किंसन ने। इस नाम को याद रखना, ये कभी कभी आपको एग्जाम में पूछता है। विल्किंसन, ये अनुवाद किसने किया? विल्किंसन ने। किताब का नाम क्या है? महाभारत। तो अंग्रेजों ने हमारे किताब को ट्रांसलेट किया। परिणाम क्या हुआ सर? परिणाम ये हुआ कि जो ग्रंथ हमारी संस्कृति के थे वो अंग्रेजी संस्कृति में चले गए। जा रहा है ना? ठीक है। ये हो गया साहित्यों का लेन देन। आज आप अंग्रेजों के कौन से साहित्य को पढ़ सकते, बताओ? पढ़ सकते हैं ना? अंग्रेजों के जितने भी फेमस राइटर हैं अंग्रेजी भाषा के, आपको अंग्रेजी ना भी आए तो भी आप ये समझ सकते हो कि वो राइटर क्या बोलना चाहता है। क्यों सर? क्योंकि उसका अनुवाद किया हुआ ग्रंथ आपके पास उपलब्ध है। आप शेक्सपियर की किताब को पढ़ सकते हो, टॉल्स्टॉय को पढ़ सकते हो, रूसो को पढ़ सकते हो, वर्ल्डियर को पढ़ सकते हो, ओ हेनरी की कहानियां पढ़ सकते हो आप। बहुत सारे राइटर हैं, हर राइटर को आप पढ़ सकते हो और समझ सकते हो। आपको भले अंग्रेजी ना आए लेकिन आप उसको हिंदी में पढ़ सकते हैं। जेके रोलिंग, हैरी पॉटर, हैरी पॉटर है ना हिंदी में। हाँ, एकदम सरल उदाहरण बता रहा हूँ इसका। हैरी पॉटर जो किताब है, क्या वो मूल रूप से हिंदी में लिखी गई है? नहीं सर, वो तो मूल रूप से अंग्रेजी में लिखी गई है। लेकिन आप उस साहित्य को पढ़ करके ये जान जाते हो ना कि हैरी पॉटर की उस नॉवेल में क्या है। आपको अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन फिर भी उसके अनुवाद वाले ग्रंथ आपके पास उपलब्ध हैं जो कि ये बताते हैं कि मूल ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है कि नहीं? ठीक। तो साहित्यों का लेन देन होता है जब भी दो संस्कृतियां आपस में मिलती हैं। ठीक है। अब ये तो अंग्रेजों की बात हो गई। ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों ने ट्रांसलेशन शुरू किया, नहीं। इसके पहले मुगल काल में और मुगल काल से पहले सल्तनत काल में भी अनुवाद किए गए हैं ग्रंथ हमारे। जैसे आप मुगल काल में जब जाते हैं तो मुगल काल में दारा शिकोह मिलता है। दारा कौन था? अरे औरंगजेब का सगा भाई था। शाहजहां के चार बेटे थे, है ना।
शाहजहां के 4 बेटे थे, एक का नाम था दारा शिकोह, का नाम था औरंगजेब। ठीक है, शाहजहां वही ताजमहल वाला। अब उसने ताजमहल तो बना दिया, ताजमहल बना दिया, संपत्ति उसमें लगा दी। अब शाहजहां थोड़ा सा बीमार रहने लग गया, तो उसके बेटों के बीच में ये बात अबक तबक है, डोकरा जाने वाला है नहीं। अब इनके बीच में उत्तराधिकार का युद्ध चालू हो जाता है। ठीक रहते हैं उस औरंगजेब, दारा शिकोह, शाह सूजा और मुराद, ये 4 है ना। इसमें से औरंगजेब जो है वो अपने तीनों भाइयों को मार करके फिर राजा बनता है। ठीक है, तो उत्तराधिकार का युद्ध चलता है, 4-5 युद्ध लड़े जाते हैं दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में, उनको उत्तराधिकार का युद्ध कहा जाता है। ठीक, इसमें से ये जो दारा शिकोह का मैं जिक्र कर रहा हूं, ये जो दारा शिकोह है ये थोड़ा सा भारतीय संस्कृति के प्रति थोड़ा सा रुझान रखता था और इसकी रुचि भारतीय साहित्यों में बड़ी थी। इसलिए इसने उपनिषदों को पढ़ा, यहाँ पर योग वशिष्ठ जैसे ग्रंथों को उसने अध्ययन किया। बाद में उपनिषदों को फारसी में इसने अनुवाद किया था और नाम रखा था सिर्रे अकबर, सिर्रे अकबर। इस किताब का रचनाकार कौन है? दारा शिकोह। दारा शिकोह की ना 2 किताबें बड़ी फेमस हैं, एक तो सिर्रे अकबर और दूसरी किताब है इसकी मजम उल बहरीन, 2 समुद्रों का मेल। मजम उल बहरीन मतलब होता है समुद्रों का मेल। तो दारा शिकोह जो था उसने क्या किया सर, उपनिषद जो कि मूल से संस्कृत भाषा में थे उसको अनुवाद किया किसमें? फारसी भाषा में। हुआ क्या सर परिणाम? हमारी भाषा के जो साहित्य थे, संस्कृत के जो साहित्य थे, वो कहाँ चले गए? फारसी भाषा को सुनने वाले, फारसी भाषा को पढ़ने वाले लोगों में। हो गया ना। और पीछे जाओगे आप तो आपको मिलेगा अकबर, इतिहास में और पीछे दरबार, भाषा शास्त्री बोल दिया जाए, कवि बोल दिया जाए, उसका नाम था फैजी। नाम सुने फैजी का? ठीक है, फैजी करके एक दरबारी दरबारी था। उस फैजी की अध्यक्षता में एक अनुवाद विभाग की स्थापना कराया और इसने अकबर ने। अकबर ये चाहता था कि दुनिया भर के जितने साहित्य हैं उन सब के जो सारभूत बातें हैं, यानी क्या अच्छा है, धर्म कैसा होना चाहिए, ये सारभूत मुझे पता चल जाए। हालांकि अकबर खुद पढ़ा लिखा नहीं, अनपढ़ था वो। अकबर जो था उसके दरबार में फैजी था, अनुवाद विभाग की स्थापना। ये अनुवाद विभाग क्या था सर? भाषा में ट्रांस, ये उसका मेन काम था। और आप पीछे जाओगे इतिहास में अलबरूनी दिखेगा, अलबरूनी भी संस्कृत का। तो अलग अलग काल में हो क्या रहा है सर, जब भी संस्कृति दूसरी संस्कृति से मिल रही है, हमारी भारतीय संस्कृति, यहाँ के साहित्य दूसरी संस्कृति में क्या हो रहे हैं? ट्रांसलेट हो रहे हैं और इस माध्यम साहित्यों का आदान प्रदान किया जा रहा है। ठीक, तीसरी चीज जिसका लेन देन होता है वो है भाषा या शब्दों का लेन देन। शब्दों का लेन देन भी होता है जब भी 2 संस्कृतियां आपस में मिलती हैं। आज आप आपकी भाषा का थोड़ा सा विश्लेषण कीजिए। आप जब अपनी भाषा में 4 लाइन भी बोलते हैं, लाइन, तो उसमें कम से कम 3 से 4 विदेशक शब्द होते हैं, कम से कम, है कि नहीं? और उसके बिना ऐसा होता है कि हम वो सेंटेंस बोल ही नहीं सकते, वो वाक्य हम बोल नहीं सकते, है कि नहीं? होता है ये किसका प्रभाव है? ये संस्कृतियों के मेल का प्रभाव है। और वो जो विदेशी शब्द जो कि दूसरी संस्कृतियों से हमारे यहाँ आए हैं, इतने तरीके से या इतनी गहनता से हमारी संस्कृति में घुल मिल गए हैं कि हम उनका हिंदी अनुवाद करना भी नहीं चाहते। कौन जानना चाहता है वर्ल्ड कप का या क्रिकेट शब्द का हिंदी क्या होता है?
हम उसी रूप में प्रयोग करते हैं। कौन बोलेगा कि जो फुटबॉल शब्द है वो संस्कृत में पाद कंदुक है? आज तक सुने थे? नहीं सर, फुटबॉल शब्द तो लाखों करोड़ों बार सुन चुके हैं, पाद कंदुक शब्द नहीं सुने थे। हमने क्या कर दिया, उस विदेशज शब्द को अपना लिया। आलू शब्द, गोभी शब्द, कमरा शब्द, गोदाम शब्द, मुगल शब्द, चाबी शब्द, अलमारी शब्द, और कितने सारे शब्द गिनाओ, बहुत सारे शब्द। ये इस तरीके से हमारी भाषा में रच बस गए हैं कि हम इनका हिंदी अनुवाद करना भी नहीं चाहते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये है मेल से, संस्कृतियों के मेल मिलता। ठीक है, तो जब भी दो संस्कृतियां आपस में मिले, उनका चीजों किनका किनका, एक तो रीति रिवाज का, भाषा, साहित्यों का, इनका लेन देन होता है। ठीक, अब चूंकि इन तीनों का प्रभाव पड़ रहा है, इसीलिए भाषा कैसी हो जाती है ऑटोमेटिकली, उसका स्वरूप बदल जाता है। मैं पाद कंदुक खेलने जा रहा हूं और मैं फुटबॉल खेल, दोनों वाक्य ही अलग है। हाँ, स्वरूप क्या हो गया। चलिए, अब ठीक है आवाज, अब क्लियर आ रही है आवाज? अनुराधा, अंजू, अश्वनी, छाया, दिव्या, अब ठीक है आवाज? हाँ, चलिए, तो ये प्रमुख गुण, एक गुण और है इसमें, चौथा पॉइंट आप यहां लिख लेंगे, चौथा पॉइंट है ना। चौथा पॉइंट ये है कि भाषा में यादृच्छिकता का गुण होता है। भाषा में यादृच्छिकता होती है, या यूं कहें कि हर भाषा यादृच्छिक भाषा होती है। ठीक है, दुनिया की हर भाषा कैसी होती है, यादृच्छिक भाषा होती है। अब ये यादृच्छिकता क्या है सर, सवाल आता है, यादृच्छिकता क्या है। यादृच्छिकता के लिए अंग्रेजी में शब्द आता है रैंडमनेस, रैंडमनेस। ठीक है, यानी बस कर दिया ऐसा। जैसे आप गणित पढ़ते होंगे तो गणित में एक यूनिट आता है प्रायिकता वाला, पढ़े हैं प्रायिकता, है ना। प्रायिकता के सवाल में ये शब्द आपको देखने को मिलेगा। क्या बोला जाता है, एक थैली जिसमें चार अलग अलग रंग के गेंद, जिसमें हरा, पीला, नीला, लाल, ये रखे हुए हैं, 50 गेंदें रखी हुई हैं। एक व्यक्ति यादृच्छया चार गेंदें उठाता है, क्या प्रायिकता है कि उसमें चारों गेंदें पीली हों? सवाल सुने हो गया ऐसा, है ना, या पुराने क्वेश्चन पेपर में आपने देखा होगा। ये क्वेश्चन जो है ये बेसिकली प्रायिकता का है। ठीक, अब वहां पर एक शब्द आया है, उस व्यक्ति ने गेंदें उठाई, लेकिन कैसे उठाई, यादृच्छया उठाई है, रैंडम उठा लिया बस। ये नहीं देखा कि मुझे बस पीली पीली उठानी है, कि मुझे लाल उठानी है, कि मुझे सफेद उठानी है, नहीं, उसने बस रैंडमली चार बॉल्स उठा लिए, चार गेंदे उसने उठा ली। तो ये जो रैंडमनेस है, इसी को बोला जाता है हिंदी में क्या, यादृच्छिकता। अब भाषा में कैसे, भाषा कैसे यादृच्छिक हो सकती है सर, तो देखिए, भाषा में यादृच्छिकता को आप दो तरीकों से देख सकते हैं। भाषा की जो यादृच्छिकता है, ये आपको दो तरीके दिखाई पड़ती है। पहला तरीका, या पहला यादृच्छिकता क्या है, दुनिया की हर भाषा में हर वस्तु का एक नाम होता है। दुनिया में हर भाषा में हर वस्तु का एक नाम होना, ये यादृच्छिकता है। ठीक है, प्रत्येक भाषा में प्रत्येक नाम होना, ये क्या है, यादृच्छिकता है।
दुनिया की हर भाषा में हर वस्तु के लिए एक नाम होगा, और अगर नहीं है तो विदेशी भाषा से ले लिया जाता है कि नहीं? जैसे ये आप जिस पर बैठे हैं वो क्या है? क्या है वो? अंग्रेजी में चेयर है, और यही वस्तु हिंदी में क्या है? कुर्सी है। वस्तु तो वही है ना? हाँ, ये जो ऊपर चल, ये क्या है? हिंदी में पंखा है, फैन है, वस्तु तो वही है ना? ठीक है। नाम बदलने से इसके स्ट्रक्चर, इसके रफ्तार में, इसकी क्वालिटी में कोई फर्क आया क्या? नहीं सर, नहीं आया, है कि नहीं? तो प्रत्येक भाषा में हर वस्तु का एक नाम होता है, और अगर नहीं है तो हम क्या करते हैं? दूसरी भाषा के शब्द को वैसा ही अपना लेते हैं। जैसे क्रिकेट शब्द है, क्रिकेट शब्द के लिए हमारे यहाँ कोई शब्द है क्या? नहीं है सर। तो हमने क्या किया? क्रिकेट शब्द को ज्यों का त्यों अपना लिया है कि नहीं? अब उसके हिंदी के पीछे थोड़ी भागते रहोगे यार। आलू शब्द है, या सुबह उठे चाय चाहिए, चाय मूलतः चीनी भाषा का शब्द है। अब चाय का हिंदी थोड़ी खोजते जाओगे, चाय बोलना आसान है, अपना लो ना, खत्म करो। आलू बोलना आसान है, खत्म करो ना, कहाँ उसका हिंदी मुर्दा खोदते रहोगे, कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? इस यादृच्छिकता को देखते हैं। यादृच्छिकता का मतलब क्या हुआ? प्रत्येक भाषा में प्रत्येक वस्तु का एक नाम होता है, ये यादृच्छिकता है। दूसरा, या दूसरे प्रकार की यादृच्छिकता ये है कि नामकरण के पीछे, किसी भी वस्तु के नामकरण के पीछे कोई तर्क नहीं होता है। ठीक है, तो नामकरण के पीछे तर्क ना होना, नामकरण के पीछे तर्क का ना होना, ये भी क्या है? यादृच्छिकता है। अच्छा, फैन को फैन ही क्यों बोलते हैं? कोई कारण है? कुर्सी को कुर्सी ही क्यों बोलते हैं? कोई कारण है? बताओ। चेयर को चेयर ही क्यों बोला जाता है? कोई रीजन? बॉय को बॉय ही क्यों बोलते हैं? गर्ल को गर्ल ही क्यों बोला जाता है? कोई रीजन है? नहीं। ये दुनिया की हर भाषा की बात हो रही है। दुनिया में कोई भी ऐसी भाषा नहीं है जो यादृच्छिक ना हो। अगर यादृच्छिकता ना हो ना, तो दुनिया की सारी भाषाएं एक ही हो जाएंगी, पूरी दुनिया एक भाषा बोलेगी, फिर बदलाव कहाँ रहेगा? रैंडमनेस कहाँ रहेगी? नहीं रहेगा, है कि नहीं? गाय को गाय क्यों बोलते हैं? चूहे को चूहा क्यों बोलते हैं? मच्छर को मच्छर क्यों बोलते हैं? शेर को शेर ही क्यों बोला जाता है? कोई कारण नहीं है। तो नामकरण के पीछे तर्कों का ना होना, ये भी एक प्रकार की क्या कहलाती है? यादृच्छिकता कहलाती है। रैंडम आपने नाम दे दिया, रैंडम, बस दे दिया तो दे दिया, ये भी क्या है? यादृच्छिकता है। ठीक, तो ये चार गुण भाषा में आपको दिखाई पड़ेंगे। अब देखो ये सर, ये तो सर एग्जाम में कभी देखे नहीं है। ठीक है, ये एग्जाम में दिखता नहीं है। कई सारे क्वेश्चन इसके बेस पे आपको मिलेंगे, इसके बेस पे मिलेंगे। जैसे तत्सम तद्भव शब्द देखो, वो इस गुण के कारण, समय का प्रभाव। ये देखो, विदिशक शब्दों के क्वेश्चन देखे आपने, वो किसका प्रभाव? सांस्कृतिक संक्रमण का प्रभाव दिखता है हमको, है कि नहीं? ठीक, तो ये चार गुण याद रखना है अपने को। इसके अलावा यदि यहां से क्वेश्चन आया तो मान के चलो ये किस रूप में आएगा? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आएगा, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आएगा तो आपको पूरा बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये चार पॉइंट हैं आपके भाषा के गुण के अंतर्गत। कल आपका जो टॉपिक होने वाला है, या कल जो आप टॉपिक पढ़ेंगे, वो है भाषा के प्रकार। कल पढ़ेंगे आप भाषा के प्रकार। ठीक है, ओके। कठिन तो नहीं लग रही है ना हिंदी? ठीक है, या ऐसा तो नहीं लग रहा है ना कि सर क्या पढ़ा रहे हो? हाँ, नहीं लग रहा है ना? एग्जाम हॉल में नहीं लगेगा। अच्छा किए सर पढ़ा दिए थे। ठीक है,
तो निश्चिंत रहिए, सिलेबस के बाहर नहीं भागेंगे, लेकिन सिलेबस को अधकचरा भी नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, चलो नोट्स कैसे बनाएं सर। नोट्स के लिए आपको एक राय मैं दूंगा जया, कि पीडीएफ जो है ना, उसको आप फॉलो कीजिए। जिस सीक्वेंस में मैं पढ़ाते जा रहा हूँ उसी सीक्वेंस में आप नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, हाँ। सॉफ्ट कॉपी आपको एप्लीकेशन में मिलेगा, ऐप में आपको ज्वाइन कराया जाएगा और उस ऐप के थ्रू जो स्टडी मटेरियल वाला सेक्शन है ना, वहां पर आप डाउनलोड कर सकते हैं वहां से। सॉफ्ट कॉपी में बहुत ज्यादा पेपर वेस्ट हो जाएगा ना, इतने सारे लोग रहेंगे यहाँ पे, बहुत ज्यादा पेपर वेस्ट होता है उसमें, इसलिए सॉफ्ट कॉपी ज्यादा बेहतर है। उसमें क्या, वैसे भी इसका जब आप प्रिंट निकालोगे तो इसके प्रिंट जो होते हैं वो ब्लैक बैकग्राउंड में आएंगे, ज्यादा टोनर खाता है आपका, वो भी एक नुकसान है। नेचर को साथ में लेके चलो। ठीक है, चलिए, तो ये यहाँ से आपका अगला टॉपिक चालू हो जाएगा, भाषा के प्रकार। कल